वाली खबर से, यानी गैस की सप्लाई और किल्लत के आरोप की। बिहार में स्थिति क्या है, सबसे पहले आप इस रिपोर्ट में देखें, उसके बाद खबर तो समझिए। वेस्ट एशिया में जारी महायुद्ध का असर गैस संकट के तौर पर भी देखा जा रहा है। राजधानी पटना की यदि बात करें तो फुलवारी शरीफ इलाके में गैस सिलेंडर की आपूर्ति में हो रही देरी को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पटना एम्स रोड को जाम कर दिया और सड़क पर गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन करते दिखे। पटना के कई गर्ल्स हॉस्टल में गैस की किल्लत के चलते लड़कियों को नाश्ता नहीं मिल पा रहा। खाने की कमी के चलते चना और गुड़ नाश्ते में दिया जा रहा है, जिससे हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां बेहद परेशान हैं। वहीं मधेपुरा में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच जिला पदाधिकारी अभिषेक रंजन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। मधुबनी की यदि बात करें तो यहाँ एजेंसी और गैस गोदाम पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। किशनगंज में गैस को लेकर हो रही आपाधापी की सूचना पर डीएम विशाल राज और जिले के एसपी ने गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया और गैस की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी नजर रखने की बात कही है। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और अमरजीत, मधेपुरा से श्रीकांत, मधुबनी से प्रशांत और किशनगंज से आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो। तो अभी देश भर में चर्चा सिर्फ और सिर्फ एलपीजी सिलेंडर को लेकर हो रही है। यह कहा जा रहा है कि सिलेंडर जो है वो नहीं मिल रहे हैं और कई बातें इसको लेकर चल रही है, लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वो हम आपको समझाएं। लेकिन उससे पहले न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि एलपीजी को लेकर घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। राज्य में गैस की पर्याप्त आपूर्ति है। ये जो अफवाह फैलाए जा रहे हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। जरूरत के मुताबिक ही आप सिलेंडर लें। गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ ना लगाएं। कालाबाजारी की जानकारी तुरंत ही आप प्रशासन को दें। अतिरिक्त पैसे मांगने पर भी आप शिकायत कर सकते हैं और लोगों से शांति और संयम रखने की अपील भी न्यूज 18 कर रहा है। अब सवाल है कि जब गैस की किल्लत नहीं तो फिर गैस गोदाम के बाहर ये लाइन क्यों लगी हुई है? तो ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच 28 फरवरी से युद्ध चल रहा है। खाड़ी देशों से भारत में ज्यादातर पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई होती है। सब जगह अफवाह फैल गई कि देश में गैस किल्लत होने वाली है। आगे दिक्कत ना हो इसके लिए लोग जो हैं वो गैस सिलेंडर जमा करने लगे हैं। जिनको अभी जरूरत नहीं है वो भी भविष्य में यानी कि फ्यूचर के लिए भी गैस मंगाकर स्टोर करके रख ले रहे हैं। अफवाह और घबराहट में गैस की मांग अचानक बढ़ गई है। जहां हर रोज 200 सिलेंडर की सप्लाई थी, वहां 1000 की मांग हो रही है। अब मांग बढ़ने की वजह से एजेंसियों को सप्लाई करने में भी परेशानी है। लोग खुद ही गैस के लिए गैस गोदाम के बाहर पहुंच जा रहे हैं। अब समझते हैं कि सरकार ने क्या क्या कदम अब तक उठाए हैं। तो सरकार ने ईसीए लागू किया, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया गया है। गैस बुकिंग के नियमों में भी सरकार ने बदलाव कर दिया है। पहले आप 21 दिन के भीतर गैस बुक करते थे, दूसरा सिलेंडर बुक हो जाता था, लेकिन अब 25 दिन के बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक होगा। यानी सरकार ने गैस बुकिंग के नियमों में बदलाव करते हुए पहले 21 दिन पर दूसरा गैस सिलेंडर बुक हो जाता था, लेकिन अब आपको 25 दिन ही दूसरा गैस सिलेंडर बुक करना होगा। अब आपके दिमाग में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि गैस बुकिंग के नियमों में यह बदलाव आखिर क्यों किया गया है। तो आपको बता दें कि यह फैसला जमाखोरी रोकने और सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, क्योंकि जो लोग हैं वो पैनिक हो गए हैं, परेशान हो गए हैं और पहले से ही सिलेंडर को जमा करके रखना चाहते हैं। और यही वजह है कि ऐसी लाइनें आपको दिख रही हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। तेल और गैस को लेकर चल रही सड़क ही नहीं, संसद में भी जोरदार चर्चा है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को संसद में बताया कि देश में तेल और गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्री ने कहा कि अफवाहों के कारण लोगों में घबराहट बढ़ी है, जिससे गैस की मांग अचानक बढ़ गई है। उन्होंने गुरुवार से ही कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति फिर शुरू हो जाने की बात भी बताई। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है।
booking period has been introduced as a demand management. तेल और गैस के मुद्दे पर सियासी आर पार शुरू हो चुका है। आज एक बार फिर संसद में इसी मुद्दे पर तकरार देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तेल और गैस पर सरकार को घेरा। रूस से तेल खरीदने की अमेरिकी अनुमति का मुद्दा उठाया और एक बार फिर प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज वाला वार किया। Allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from Russia or not, and the puzzle is about compromise. राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे थे, तेल और गैस पर सरकार पर निशाना साध रहे थे, लेकिन इसी बीच वो ट्रैक बदलकर एपिस्टीन के मुद्दे पर चले गए, जिस पर स्पीकर ने उन्हें मुद्दे से ना भटकने की नसीहत दी। तेल और गैस के मुद्दे पर संसद में हो रहे हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने देश को पूरी जानकारी दी और फिर दावा किया कि देश में तेल और गैस की कोई किल्लत नहीं है। There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel. Natural gas supply has been managed through prioritized allocation. तेल और गैस पर सियासी संग्राम मचा है। विपक्ष ये साबित करने में जुटा है कि देश में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया, तो सरकार की तरफ से भी विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, इसकी चर्चा आज संसद में भी हुई। विपक्ष और पक्ष के बीच में जोरदार वार पलटवार हुआ। अब आप खबर तो समझिए, ये गैस की किल्लत है सच में या सियासत हो रही है। देखिए, गैस को लेकर लंबी लंबी लाइनें आपको दिख रही हैं। गैस ना मिलने की भी कई जगह से खबर आ रही है। अब गैस पर सियासत भी खूब हो रही है। पटना से लेकर दिल्ली तक बयानबाजी का दौर जारी है। विपक्ष संसद में सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहा है। आरोप पर पेट्रोलियम मंत्री ने देश को पूरी जानकारी दे दी और बता दिया कि फिलहाल क्या स्थिति है। अब आप इस खबर को समझिए। गैस को लेकर हरदीप सिंह पुरी ने स्थिति साफ की है। आप भी समझिए, देश में तेल और गैस की पर्याप्त उपलब्धता है, ये मंत्री की तरफ से कहा गया है। अफवाहों के कारण लोगों में घबराहट ज्यादा बढ़ गई है, उन्होंने ये भी कहा। उनकी तरफ से कहा गया कि अफवाह और घबराहट में ही गैस की मांग अचानक बढ़ गई है और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति भी फिर से शुरू हो गई है। तो यानी कि दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं और सरकार ने आज इस पर अपना स्पष्ट रुख जो है रखा है और देश को पूरी बातें बताई है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं छपरा में 2 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद एक बार फिर से शराबबंदी पर सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों का दावा है कि शादी समारोह में जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। हालांकि प्रशासन ने एक ही मौत की पुष्टि की। सवाल है कि मौत बेचने वाले शराब के धंधेबाज पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये तस्वीर आपका कलेजा छलनी छलनी कर देगा। छपरा में रोते बिलखते परिवार की ये तस्वीर एक बार फिर सवाल कर रही है, आखिर जहरीली शराब और कितनों की जान लेगा। दहाड़ मार कर रोते इस परिवार की चीख एक बार फिर बिहार में शराबबंदी पर सवालिया निशान लगा रहा है। छपरा के पानापुर में 2 लोगों की संदिग्ध मौत से एक बार फिर सनसनी फैल गई है, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पानापुर के धेनुकी में धर्मेंद्र राय की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों का दावा है कि एक शादी में शराब पीने के बाद धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान मौत हो गई। पानापुर इलाके में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि प्रशासन ने एक ही मौत की पुष्टि की है। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच चल रही है। अधिकारी प्रभावित इलाके में लगातार कैंप कर रहे हैं। छपरा में 2 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद एक बार फिर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर जहरीली शराब कब तक लोगों की जान लेता रहेगा? आखिर प्रशासन को जहरीली शराब के अड्डों का पता क्यों नहीं चलता? मौत बेचने वाले शराब के धंधेबाज पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आते? जहरीला जाम जिंदगी को कब तक लीलता रहेगा? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। में 2 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों के जरिए खबर को समझेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ जरूरी जानकारी जान लीजिए। 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू की गई। शराबबंदी को लेकर हर कोशिश की गई। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया।
चौकीदार से लेकर थाना अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी तय की गई। जिस पंचायत में शराब मिलेगी वहां का चौकीदार जिम्मेदार होगा, जिस थाने में शराब मिलेगी वहां का थाना अध्यक्ष जिम्मेदार होगा। यह सब कुछ सरकार की तरफ से कानून के दायरे में लाया गया। अब आप सवालों से खबर को समझिए। अगर गांव में शराब बन रही थी तो चौकीदार को खबर क्यों नहीं मिली? अगर चौकीदार को शराब की खबर थी तो चौकीदार ने इसकी सूचना क्यों नहीं दी? अगर थाना क्षेत्र में बन रही थी शराब तो थानेदार को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? सवाल यह भी है कि अब तक शराब को लेकर थानेदार ने क्या किया? शराब के धंधेबाजों पर क्या कार्रवाई हुई? ऐसी संदिग्ध मौतों की वजह से शराबबंदी पर सवाल उठता रहा है और कई बार विरोधी तो विरोधी, सहयोगी भी समीक्षा की मांग करने लगते हैं। लेकिन आप शराबबंदी की पूरी कहानी समझिए। 9 जुलाई 2015 को महिलाओं ने नीतीश कुमार से शराबबंदी की मांग की। 5 अप्रैल 2016 को नीतीश कुमार ने पूरे राज्य में शराबबंदी लागू कर दी। शराबबंदी को लेकर सरकार की क्या क्या पहल रही है वो भी आपको बताते हैं। सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम कराए, लोगों को इसके दुष्परिणाम बताए कि अगर आप इसका सेवन करते हैं तो क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है। सीएम नीतीश ने लोगों को गोलबंद करने की भी कोशिश की। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल को अब आप समझिए। 21 जनवरी 2017 को सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई गई, करीब 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी, और करीब इसमें करोड़ों से भी ज्यादा लोग जो हैं शामिल हुए, जिन्होंने इस शराबबंदी के खिलाफ हाथ जोड़कर एकता दिखाई। शराबबंदी का असर क्या हुआ ये आप समझिए। तो शराबबंदी होने से सब्जी, फल, दूध इनकी बिक्री बढ़ गई है। शराबबंदी का असर लोगों के जीवन में कैसे हो रहा है अब आप इसे समझिए। तो लोगों के जीवन में सुधार आ रहा है, शिक्षा, खान पान, रहन सहन लोगों का बदला है और अब काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। शराबबंदी का असर महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा में कमी आई है, भावनात्मक हिंसा में कमी हुई है और जो घरेलू हिंसा है उसमें कमी आई है। अगर आप इसे आंकड़ों के जरिए समझें तो महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा में कमी 3.6%, भावनात्मक हिंसा में कमी 4.6%, घरेलू हिंसा में 37% की कमी आई है। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के मामलों में देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के मामलों में 12% की वृद्धि हुई है। शराबबंदी का असर महिलाओं के खिलाफ अपराध में काफी ज्यादा कमी जो है देखी गई है। 45% अपराध कम हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में 3% की वृद्धि हुई है। आप इसी से कंपैरिजन कर लीजिए कि शराबबंदी कितना फायदेमंद बिहार के लोगों के लिए रहा है। अब शराबबंदी के बाद कितने लोगों ने शराब छोड़ी इसका आंकड़ा आपको बता देते हैं। लगभग 1,82,00,000 लोगों ने शराब छोड़ दी, शराब पीनी छोड़ दी है। 2023 में वे सर्वे का ये आंकड़ा बताता है कि 1,82,00,000 लोगों ने शराब छोड़ दी है। यानी शराब तो सही है, लेकिन शराबबंदी में जो शराब बिक रही है वो सवाल खड़े करने के लिए काफी है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कुछ आंकड़ों के जरिए बिहार सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव के वार पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आंकड़ों के जरिए ही पलटवार किया है। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। बिहार की सियासत में आजकल जुबानी बयानबाजी से ज्यादा सोशल मीडिया पर सियासी वार पलटवार तेज है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक सूची पोस्ट की। आंकड़ों के जरिए तेजस्वी ने बताने की कोशिश की है कि 21 वर्षों की एनडीए सरकार में बिहार विकास के सभी मानदंड में सबसे फिसड्डी है। तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब तुरंत बीजेपी की ओर से पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने दिया, वो भी आंकड़ों के जरिए सोशल मीडिया पर ही। नीरज कुमार ने लिखा, आरजेडी के जंगल राज में बिहार काफी पिछड़ा था। एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने 2005 से राज्य को गर्त से निकालकर विकास की पटरी पर ला खड़ा किया है। तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य शमिका रवि के आर्टिकल का हवाला देते हुए दिया। संजय झा ने लिखा,
प्रोफेसर शमिका रवि लिखती हैं कि उनके कार्यकाल में बिहार ने जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया, गरीबी में भारी कमी आई, पोषण की उपलब्धता में सुधार हुआ और राष्ट्रीय औसत से अंतर कुछ हद तक कम हुआ। 2011 से 24 के बीच बिहार के ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति वास्तविक मासिक व्यय में सालाना 4.5% की वृद्धि हुई, जो अखिल भारतीय दर 3.1% से लगभग 50% ज्यादा है, जबकि शहरी इलाकों में वास्तविक CAGR 4.6% रहा, जो भारत के 2.6% से ज्यादा है। तेजस्वी के आरोप पर जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। दोनों ओर से वार पलटवार तेज है। सवाल है कि तेजस्वी यादव अक्सर इस तरह के आंकड़ों के जरिए सरकार पर निशाना साधते हैं, लेकिन बिहार पर तेजस्वी के आरोप को तवज्जो क्यों नहीं मिलती? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, बिहार पर तेजस्वी यादव के आरोप को तवज्जो आखिर क्यों नहीं मिलती है? ये सवाल का जवाब समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि तेजस्वी यादव ने क्या आरोप लगाए हैं और उस पर बीजेपी ने क्या जवाब दिया है। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करके कहा है कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि बिहार बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.9% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। तेजस्वी यादव ने बिहार से देश में सबसे अधिक पलायन का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने जवाब दिया कि पलायन चुनौती जरूर है, लेकिन रोजगार बढ़ा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में सबसे अधिक अपराध बिहार में है, जिस पर बीजेपी की ओर से कहा गया कि बिहार में अपराध दर अब 277.5 प्रति लाख, जो पहले के मुकाबले गंभीर अपराधों में सबसे बड़ी गिरावट है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि देश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार बिहार में ही होता है। इस पर भी नीरज कुमार का जवाब आया। नीरज कुमार ने कहा कि 2011 में बिहार लीस्ट करप्ट बना है। 2025 में करप्शन केस महज 122 हुए हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में ही है, जिस पर नीरज कुमार ने बताया कि 20 साल में एनडीए सरकार में 50 लाख नौकरी रोजगार लोगों को मिली है। तेजस्वी यादव ने कहा सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट बिहार में होते हैं, जिसका जवाब देते हुए नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में स्कूल ड्रॉप आउट रेट प्राइमरी में 0% है, जबकि सेकेंडरी में 20.5% है। तेजस्वी यादव ने बिहार में सबसे कम साक्षरता दर का आरोप लगाया, जिसका जवाब देते हुए नीरज कुमार ने कहा कि 2001 में साक्षरता दर महज 47% थी, जो अब बढ़कर 74.3% है। ये एनडीए सरकार की ही देन है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार का है, जिसका जवाब नीरज कुमार ने आंकड़ों के जरिए दिया। लालू परिवार के शासन पर निशाना साधते हुए नीरज कुमार ने इसका जवाब दिया और बताया कि 2005 में प्रति व्यक्ति आय महज 7,914 रुपए थे, जो अब 76,490 रुपए तक पहुंच चुकी है। तेजस्वी यादव ने आंकड़ों के जरिए सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश का मुद्दा भी उठाया, जिस पर नीरज कुमार ने कहा कि 50 लाख करोड़ निवेश लाकर बिहार को टॉप बनाएंगे। तो तेजस्वी यादव के आरोप पर बीजेपी ने बताया कि 2005-06 में 54.4% गरीबी थी, 2022-23 में घटकर 26.59% हुई। यही नहीं, 3.77 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पलायन और बेरोजगारी पर बीजेपी का जवाब, आरजेडी राज में पलायन मजबूरी था। एनडीए ने 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार दिया है। बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.9% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम। इंडस्ट्रीज को लेकर बीजेपी का दावा है कि 2005 में बिहार में 0 इंडस्ट्रीज थी और निर्यात महज 25 करोड़ रुपए, लेकिन अब बिहार में 3,500 यूनिट्स हैं, जबकि निर्यात 17,000 करोड़ का है। अपराध को लेकर तेजस्वी यादव के आरोप पर बीजेपी ने कहा, आरजेडी के जंगल राज में 2001 में 3,643 हत्याएं, अब 2025 में महज 2,556 है। यह आंकड़ा 25 सालों का सबसे कम है। यही नहीं, अपराध दर 277.5 प्रति लाख है। गंभीर अपराधों में 25 सालों की सबसे बड़ी गिरावट है। भ्रष्टाचार पर बीजेपी ने कहा कि आरजेडी राज में बिहार मोस्ट करप्ट था, तो एनडीए राज में इस आरटीआई ई गवर्नेंस से सुधार किए गए हैं।
2011 में बिहार लीस्ट करप्ट बना है। 2025 में करप्शन केस रिकॉर्ड महज 122 और जांच और सजा दर बढ़ी है, 43% कन्विक्शन हुआ है। साक्षरता और शिक्षा की भी बात की गई। साक्षरता और शिक्षा 2001 में 47% साक्षरता दर थी, लेकिन अब 74.3% है। यही नहीं, एनडीए ने 54,000 से 76,000 स्कूल बनाए हैं। ड्रॉप आउट रेट प्राइमरी में 0% है और सेकेंडरी में 20.5% है। आईसीटी लैब्स, कंप्यूटर साक्षरता बढ़ी है। बीजेपी ने प्रति व्यक्ति आय के आरोप का भी जवाब दिया है। बीजेपी ने बताया कि 2005 में प्रति व्यक्ति आय 7,914 रुपए थी, लेकिन अब वो बढ़कर 76,490 रुपए है, यानी कि 10 गुना वृद्धि हुई है। बिहार की जीएसडीपी 2024-25 में 13.1% ग्रोथ देखा गया है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 9.8% ज्यादा है। अब तेजस्वी यादव के आरोपों पर बीजेपी के दावे को समझिए। बिजली खपत जो है 373 केवी प्रति व्यक्ति है, यानी कि 2005 से 10 गुना ज्यादा बढ़ी है। तेजस्वी यादव के आरोप पर बीजेपी के दावे को समझिए। एनडीए ने पीडीएस मजबूत किया, गैस बिजली सब्सिडी दी, मेट्रो, हाईवे, एयरपोर्ट बनाए। तो इन सभी का दावा जो है बीजेपी की तरफ से किया गया और आंकड़ों के जरिए ही पलटवार तेजस्वी यादव पर किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।